जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नई ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे विधि प्रश्न पत्रों का जो उत्तर प्रदेश हायर जुडिशरी में पूछे गए हैं कि उसका उत्तर कैसे दिया जाएगा। सन 2016 का विधि प्रश्न पत्र द्वितीय का हम लोग चर्चा कर रहे थे। आज गतांक से आगे का चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2A। विषय पर आने से पहले मेरा निवेदन है कि अभी तक मेरे इस चैनल को जिन व्यक्तियों द्वारा सब्सक्राइब नहीं किया गया है कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें, अन्य लोगों को भी शेयर करें। आते हैं विषय पर। क्वेश्चन है, आपराधिक न्यायालय कब और कैसे अपराध का संज्ञान ले सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के उपबंध अपवाद के संदर्भ देते हुए इस बिंदु पर आधारित विधि की विवेचना कीजिए। देखिए, जो क्वेश्चन है वो बहुत ही 2 लाइन का है, लेकिन आंसर इसका बहुत ज़्यादा है। कम से कम 2-3 पेजों में इसका आंसर दिया जाएगा। ये कहीं से भी किसी मजिस्ट्रेट की बात नहीं कर रहा, आपराधिक न्यायालय की बात कर रहा है। तो आपराधिक न्यायालय में आपका मजिस्ट्रेटों का न्यायालय भी आ जाएगा, सेशन न्यायालय भी आ जाएगा, उच्च न्यायालय भी आ जाएगा। तो अब ये देखना है कि संज्ञान कैसे लिया जाएगा और कहाँ कहाँ किसको पावर दिया गया है संज्ञान लेने का, और कब लेगा और कैसे लेगा, ये दोनों क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम लोग धारा 190 को देख लेते हैं। उसमें मजिस्ट्रेटों द्वारा संज्ञान लेने की बात कही गई है। तो उसमें 3 तरह से तरीके बताए गए हैं, लेकिन एक बात और देखने की है कि उसमें कौन से मजिस्ट्रेट संज्ञान ले सकते हैं। ये बहुत ये एक प्रकार से विधि का प्रश्न है। तो इसमें कह रहा है कि इस आशय के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट और उपधारा 2 के अधीन विशेषतया सशक्त किया गया कोई द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट किसी भी अपराध का संज्ञान निम्नलिखित दशाओं में कर सकता है। तो अब चूंकि द्वितीय वर्ग को कौन सशक्त कर सकता है, तो ये न्यायिक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सशक्त कर सकता है। ये उपधारा 2 में दिया गया है। कह रहा है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट को ऐसे अपराधों का जिनकी जांच या विचारण करना उसकी क्षमता के अंदर है उपधारा 1 के अधीन संज्ञान करने के लिए सशक्त कर सकता है। मतलब कि उनको किन मामलों में सशक्त किया जाएगा, जो उनको जांच और विचारण करने के लिए वो कॉम्पिटेंट हैं, उनके पास जुडिक्शन है, उन्हीं मामलों में उनको संज्ञान लेने के लिए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सशक्त कर सकता है। अब जो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट है वो संज्ञान किन मामलों में लेगा, कैसे लेगा, तो इसके लिए कहा गया है कि कह रहा है उपधारा 1 का कि उन तथ्यों का जिनसे ऐसा अपराध बनता है परिवाद प्राप्त होने पर। यानी कि जो धारा 200 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कोई परिवाद दाखिल किया जाता है, उसके तहत कोई यदि परिवाद दाखिल किया गया है तो संज्ञान लिया जाएगा। दूसरा कह रहा है कि ऐसे तथ्यों के बारे में पुलिस रिपोर्ट पर, जो धारा 173 के उपधारा 2 में पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, उसके द्वारा। तीसरा कह रहा है इसमें कि पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति से प्राप्त इत्तला पर या स्वयं अपनी इस जानकारी पर कि ऐसा अपराध किया गया है। तो इस तरीके से भी संज्ञान ले सकता है। लेकिन यदि वो व्यक्ति सशक्त नहीं है, यदि वो मजिस्ट्रेट सशक्त नहीं है, तो जो इसमें तीसरा है, या तो स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के इत्तला देने पर संज्ञान लेने का, तो वो सशक्त नहीं है तो मामला विसिएट कर जाएगा। ये बात 461 में दी गई है। तो हम लोग को ये सब भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब आता है कि मजिस्ट्रेट, अब अपवाद क्या है, अपवाद भी पूछ रहा है। तो इसमें कुछ बातें ऐसी हैं कि अपवाद को रूप में देख सकते हैं या न्यायालय के इसके अतिरिक्त कौन कैसे ले सकता है, उसके बारे में हम लोग देख सकते हैं। तो धारा 193 जब दंड प्रक्रिया संहिता को पढ़ा जाता है तो उसमें कहा गया है कि सेशन न्यायालय कभी भी डायरेक्ट संज्ञान नहीं ले सकता है। उसको मामला जब सुपुर्द किया जाएगा तभी वो संज्ञान लेगा, या जो है क्या नाम है कि मामले का विचारण करेगा। अब मामला सुपुर्द कैसे किया जाएगा, तो वो धारा 209 में दिया गया है। 209 ये कह रहा है कि जब कोई मजिस्ट्रेट जिसके समक्ष कोई ऐसा मामला आता है जो अनन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है, तब उसको क्या करेगा। तो ये कह रहा है कि जब पुलिस रिपोर्ट पर या अन्यथा संस्थित किसी मामले में अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है और मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि अपराध अनन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है, तो वह यथास्थिति धारा 207 या धारा 208 के उपबंधों का अनुपालन करने के पश्चात
मामला सेशन न्यायालय को सुपुर्द करेगा और जमानत से संबंधित इस संहिता को बंदों के अधीन रहते हुए अभियुक्त व्यक्ति को अभिरक्षा में तब तक के लिए प्रतिप्रेषित करेगा जब तक ऐसी सुपुर्दगी नहीं कर दी जाती है। ख क्या करे कि जमानत से संबंधित इस संहिता के बंदों के अधीन रहते हुए विचारण के दौरान और समाप्त होने तक अभियुक्त को अभिरक्षा में प्रतिप्रेषित करेगा। मामले का अभिलेख तथा दस्तावेजें और वस्तुएं यदि कोई हों जिन्हें साक्ष्य में पेश किया जाना है उस न्यायालय को भेजेगा। और लास्ट में डी इसका कह रहा है कि मामले के सेशन न्यायालय को सुपुर्द किए जाने की लोक अभियोजक को सूचना देगा। तो ये सारे कार्य धारा 209 में करने के बाद मजिस्ट्रेट उसको कमिटल कर देगा सेशन कोर्ट को, जो अन्यथा सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अब एक आता है धारा 323 में ये कहा गया है कि जब कोई विचारण कर रहा है मजिस्ट्रेट और विचारण के दौरान उसको लगता है कि ये मामला अन्यथा सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है, तब उसको क्या करेगा, तब फिर वो वहाँ पर भी वो कमिटल कर देगा, यानी कि वो मामले को सुपुर्द कर देगा सेशन न्यायालय को, और वो उसी तरीके से करेगा जिस तरीके से 209 में प्रक्रिया को अपनाया गया है और उसी तरीके से माना भी जाएगा। अब देख लेते हैं हम लोग 323 क्या कह रहा है। कह रहा कि यदि किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष अपराध की किसी जांच या विचारण में निर्णय पर हस्ताक्षर करने के पूर्व कार्रवाई के किसी प्रक्रम में इसे यह प्रतीत होता है कि मामला ऐसा है जिसका विचारण सेशन न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए, तो वह उसे इसमें इसके पूर्व बंधित बंदों के अधीन रहते हुए उस न्यायालय को सुपुर्द कर देगा और तब अध्याय 18 को बंद ऐसे सुपुर्दगी को लागू होंगे। यानी कि जो धारा 209 में कहा गया है वही हुबहू लागू होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ तो समझ में आ गया कि सेशन न्यायालय को जो मामले सुपुर्द किए जाते हैं उसका संज्ञान करता है। अब सेशन न्यायालय होता क्या है, तो जब धारा अनुच्छेद 233 में हम पढ़ते हैं तो उसमें सहायक सेशन न्यायाधीश तक को सेशन न्यायालय माना गया है। अनुच्छेद 233 जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि सेशन न्यायाधीश के अंतर्गत जो सहायक सेशन न्यायाधीश होते हैं उनको भी माना जाता है। तो वह व्यक्ति भी यहाँ इंक्लूड करते हुए उनको सुपुर्द जब तक नहीं मामला किया जाएगा तब तक उसका संज्ञान नहीं लेंगे। अब अपवाद हम लोग देखते हैं कि अपवाद कैसे है। तो अपवाद आपको धारा 199 को उपधारा 2 में मिलेंगे, जहाँ कोई ऐसे विशेष व्यक्तियों की मानहानि हो रही है। विशेष का मतलब कि एक सामान्य व्यक्ति होते हैं और विशेष में जैसे कि वहाँ जो धारा 199 में गिनाए गए हैं तो उसमें राज्यपाल हो गया, कोई मंत्री हो गया, कोई राष्ट्रपति हो गया। अगर जो इस तरीके के कोई व्यक्ति है और उनका कोई मानहानि किया गया है तो डायरेक्ट सेशन न्यायालय में वो उनका जो है परिवाद दाखिल किया जा सकता है लोक अभियोजक के माध्यम से, और वो लिखित परिवाद में होगा और वो डायरेक्ट संज्ञान सेशन न्यायालय ले सकता है। तो अब इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। धारा 199 का उपधारा 2 कह रहे इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी जब भारतीय दंड संहिता के अधीन धारा 21 के अधीन आने वाले किसी अपराध अध्याय 21 के अधीन आने वाले अपराध के बारे में यह अभिकथित है कि वह ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जो ऐसा अपराध किए जाने के समय भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल या किसी संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक या संघ या किसी राज्य या किसी संघ राज्य क्षेत्र का मंत्री अथवा संघ या किसी राज्य के कार्यकलापों से के संबंध में नियोजित अन्य लोक सेवक था, तो उसके लोक कृत्यों के निर्वहन में उसके आचरण के संबंध में किया गया है, तब सेशन न्यायालय इस अपराध का संज्ञान उसको मामला सुपुर्द हुए बिना लोक अभियोजक द्वारा किए गए लिखित परिवाद पर कर सकता है। यानी कि लोक अभियोजक के माध्यम से परिवाद दाखिल किया जाएगा सेशन कोर्ट में और वो बिना सुपुर्द किए ही मामले का संज्ञान ले सकता है। अब इसके बाद हम लोग अपवाद देखते हैं धारा 319 में। 319 में क्या कहा गया है कि कोई विचारण के दौरान यदि सत्र न्यायालय में कोई विचारण हो रहा है और कोई ऐसा अभियुक्त है जिसका उस विचारण में उसको साथ में ज्वाइंटली विचारण करना चाहिए, जिसका उसमें नाम नहीं है, मतलब आरोप में नाम नहीं है, तो उसको समन किया जा सकता है और उस व्यक्ति का साथ में विचारण किया जा सकता है। तो यहाँ भी क्या है कि संज्ञान डायरेक्ट लिया जा रहा है और संज्ञान लेकर के उसको विचारण किया जा रहा है। हम लोग 219 देख लेते 319 देख लेते हैं। तो कह रहे कि जहाँ किसी अपराध की जांच या विचारण के दौरान साक्ष्य से प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति ने जो अभियुक्त नहीं है
कोई ऐसा अपराध किया है जिसके लिए ऐसे व्यक्ति या अभियुक्त के साथ विचारणा किया जा सकता है, वहाँ न्यायालय उस व्यक्ति के विरुद्ध उस अपराध के लिए जिसका उसके द्वारा किया जाना प्रतीत होता है कार्रवाई कर सकता है। अब यहाँ जो न्यायालय शब्द का प्रयोग किया गया है तो न्यायालय में उच्च न्यायालय तक भी आ जाएगा, क्योंकि जो दंड न्यायालय है वो सेशन न्यायालय को भी मानता है, मजिस्ट्रेटों के न्यायालय को भी मानता है और उच्च न्यायालय को भी दंड न्यायालय माना जाता है। तो यहाँ न्यायालय का मतलब ये हो गया कि सेशन न्यायालय भी इसमें आ जाएगा और इसमें कहीं सुपुर्द करने की बात नहीं आती है। अब हम लोग देख लेते हैं धारा 344 के बारे में। 344 में भी कुछ इसी तरीके की बात कही गई है। ये कह रहा है कि मिथ्या साक्ष्य देने पर विचारण के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया क्या होगी। तो कह रहा है कि यदि किसी न्यायिक कार्रवाई को निपटाते हुए निर्णय या अंतिम आदेश देते समय कोई सेशन न्यायालय या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट यह राय व्यक्त करता है कि ऐसी कार्रवाई में उपस्थित होने वाले की किसी साक्षी ने जानते हुए या जानबूझकर मिथ्या साक्ष्य दिया है या इस आशय से मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है कि ऐसा साक्ष्य ऐसी कार्रवाई में प्रयुक्त किया जाए, तो यदि वह उसका समाधान हो जाता है कि न्याय के हित में आवश्यक है और समीचीन है कि साक्षी का यथास्थिति मिथ्या साक्ष्य देने या गढ़ने के लिए संक्षेपतः विचारण किया जाना चाहिए, तो वह ऐसे अपराध का संज्ञान कर सकेगा और अपराधी को ऐसा कारण दर्शित करने का कि क्यों न उसे ऐसे अपराध के लिए दंडित किया जाए उचित अवसर देने के पश्चात ऐसी अपराधी का संक्षिप्त विचारण कर सकेगा और उसे कारावास से जिसकी अवधि 3 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 500 रुपये तक का हो सकेगा अथवा दोनों से दंडित कर सकेगा। जो अभी हमने कहा कि संज्ञान लेने वाली बात, तो जो संज्ञान मजिस्ट्रेटों द्वारा 190 में लिया जाता है उसके अलावा कहाँ कहाँ संज्ञान लिया जा रहा है इसकी मैं बात कर रहा हूँ। वो ये अपवादों के रूप में आता है सेशन न्यायालय। यहाँ भी ड्यूरिंग प्रोसीडिंग के समय अगर जो कोई मिथ्या साक्ष्य दिया जा रहा है किसी व्यक्ति द्वारा साक्षी के रूप में, तो उसके विरुद्ध भी वो संज्ञान ले सकता है बिना सुपुर्द किए मामले को और वो उसका ट्रायल कर सकता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा। अब एक बात और आती है कि इसमें पूछ रहा है कि कब लिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा, ये दोनों क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कुछ ऐसे मामले होते हैं जैसे कि लोक सेवकों के विरुद्ध होते हैं। तो लोक सेवकों के विरुद्ध यदि किसी प्रकार का मामला है तो वहाँ न्यायालय तब तक नहीं उसको ग्रहण करेगा जब तक कि उसका जिसके वो अधीनस्थ है, अगर जो केंद्र सरकार के अधीन है तो केंद्र सरकार का पूर्व मंजूरी ले लिया गया हो, या कोई राज्य सरकार के अधीन है तो राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी ले लिया हो। लेकिन उसमें प्रोविजो भी है, अगर जो अपराध किसी लैंगिक अपराधों से संबंधित है तो उसमें इसकी ज़रूरत नहीं है कि उसका परमिशन लिया जाए। तो अब इस तरीके से देखा जाए तो इसमें जो बातें कही गई हैं कि उसमें किस तरीके से संज्ञान लिया जाएगा, किस तरीके से नहीं लिया जाएगा, या धारा 196 में भी जो बातें कही गई हैं कि उस तरीके के मामले में डायरेक्ट जो है बिना परमिशन के भी उनका संज्ञान लिया जा सकता है। एक जो 198 में बात कही गई है, 197 में बात कही गई कि किनके द्वारा परिवाद किए जाने पर संज्ञान लिया जाएगा। तो ये सब तरीके इसमें बताए गए हैं और विस्तृत स्तर पर इसको लिखा जाएगा, तब इस क्वेश्चन का आंसर पूर्ण होगा। अगर जो आप चाहें तो संक्षेप में इस तरीके का आप आंसर दे करके इस क्वेश्चन को पूर्ण कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2B। में क्वेश्चन तो बहुत लंबा चौड़ा है लेकिन आंसर इसका बहुत छोटा होगा। कह रहा है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 12 के अंतर्गत महिला परिवादिनी ने निम्नलिखित प्रार्थना करते हुए आवेदन दाखिल किया। प्रत्यार्थी से परिवादिनी के जीवन को सुरक्षा उपलब्ध कराया जाए, परिवादिनी तथा उसके बच्चों का 5,000 रुपये मासिक भत्ता अनुदत्त किया जाए, अन्य अनुतोष या अनुतोष जिसे मामले के परिस्थितियों में माननीय न्यायालय ठीक समझे और उचित समझे अनुदत्त किया जाए। आवेदन के 1 वर्ष के बाद पत्नी परिवादिनी द्वारा संशोधन आवेदन दिया गया जिसके द्वारा उक्त वर्णित प्रार्थना के स्थान पर निम्न प्रार्थना किया गया। अब देखिए जो धारा 12 है उसके तहत जो आवेदन दिया गया है तो इसमें तीनों जो बातें कही गई हैं उसका वो अंतोष में मांग सकती है। अब जो संशोधन किया गया उसको देखा जाए और इसी पर क्वेश्चन बन रहा है। संशोधन क्या किया गया? परिवादिनी को प्रत्यार्थी से जीवन को सुरक्षा प्रदान की जाए, उसको तथा उसके बच्चों को 15,000 रुपये मासिक भत्ता अनुदत्त किया जाए,
3 लाख रुपये मूल्य का स्त्री धन, 15 तोला सोने का आभूषण तथा परिवादिनी और उसके माता पिता द्वारा प्रत्यार्थी को दिए गए नकदी और दान को वापस करने का निर्देश प्रत्यार्थी को दिया जाए। परिवादिनी के शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में 15 लाख रुपये में परिवादिनी को देने का निर्देश प्रत्यार्थी को दिया जाए। मुकदमे के दौरान परिवादिनी के हुए 25,000 रुपये मुकदमा व्यय देने का निर्देश प्रत्यार्थी को दिया जाए। पृथक निवास स्थान की व्यवस्था करने का निर्देश प्रत्यार्थी को दिया जाए। यदि भाड़ा की आवश्यकता पड़े, प्रत्यार्थी को निर्देश दिया जाए कि वह मूल अध्ययन प्रमाण पत्र, चिकित्सीय प्रमाण पत्र, जमा प्रमाण पत्र और रसीदें आदि वापस करे। पति विरोधी पक्षकार की तरफ से संशोधन आवेदन को इस आधार पर विरोध किया गया कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत आवेदन परिवाद में संशोधन अनुज्ञात करने की शक्ति मजिस्ट्रेट को प्राप्त नहीं है। पत्नी परिवादिनी की ओर से यह कथित किया गया कि कार्रवाई सिविल प्रकृति की है, इसलिए सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान लागू होना चाहिए। इस प्रकार न्यायालय को अधिकारता है। न्यायालय ने स्त्री परिवादिनी के तर्क को स्वीकार करते हुए आवेदन को स्वीकार कर लिया। मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील की गई। क्या विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पति की ओर से उठाई गई आपत्ति को अस्वीकार करके कोई गलती की गई है या नहीं? अपनी राय के समर्थन में कारण दीजिए तथा इस बिंदु पर निर्णय विधि को संदर्भित करिए। देखिए, ये बहुत अच्छा मामला है और इससे संबंधित एक केस है एस सुकुमार बनाम एस सुनाद रघुराम। इसमें जो बात कही गई थी उसी का हवाला देते हुए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग दे सकते हैं। ये जो क्वेश्चन का आंसर दिया गया है, इसमें कहा गया है कि परिवादिनी के अपने घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत अंतोष दिलाने में संशोधन का आवेदन मजिस्ट्रेट के सम्मुख यह तर्क करते हुए दिया कि घरेलू हिंसा की कार्रवाई के अंतर्गत संशोधन का आवेदन सिविल प्रकृति की है। चूँकि घरेलू हिंसा के तहत दिए जाने वाले अंतोष की मांग किसी भी न्यायालय में चाहे वह सिविल हो या दंडिक किया जा सकता है। धारा 28 को धारा 2 घरेलू हिंसा अधिनियम के अनुसार न्यायालय धारा 12 घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत दिए गए प्रार्थना पत्र को निस्तारित करने के लिए स्वयं कोई भी प्रक्रिया अपना सकता है। इसके अलावा माननीय उच्चतम न्यायालय ने एस सुकुमार बनाम एस सुनाद रघुराम के वाद में न्यायालय ने धारित किया कि देयर इज नो स्पेसिफिक प्रोविजन इन CRPC फॉर अमेंडमेंट टू अवॉइड मल्टीसिपलिटी ऑफ प्रोसीडिंग leniency may be taken, amendment can be allowed to correct curable infirmity। इसका मतलब ये हुआ कि जो मल्टीसिपलिटी है वादों का, उसको अवॉइड करने के लिए कोई भी कदम उठा सकता है न्यायालय घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत जो विचार कर रहा है। उपरोक्त संप्रेक्षण के परिप्रेक्ष्य में यह कहा जा सकता है कि विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा परिवादिनी के पति द्वारा उठाई गई यह आपत्ति की दंड प्रक्रिया संहिता की किसी धारा के तहत मजिस्ट्रेट को संशोधन अनुज्ञात करने की शक्ति नहीं है को खारिज करके कोई गलत नहीं किया गया। तो इस केस का हवाला करते हुए आंसर दिया जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 3A देखते हैं। ये करा कि अद्यतन निर्णय विधि को संदर्भित करते हुए अन्य व्यक्ति को अपराध के दोषी प्रतीत होने के विरुद्ध विचार न्यायालय की शक्तियों का उल्लेख कीजिए। देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 पर आधारित है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार ये पूछा जा रहा है। और इसमें जो केस है हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य का, इसका भी हमने चर्चा पूर्व के केसों में किया है, पूर्व के प्रश्न पत्रों में। तो कृपया आप लोगों को इसको जरूर देख लीजिएगा और उसी का आंसर इसमें देना भी है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3B पे। ये भी क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन इसका आंसर भी बहुत कम शब्दों में दिया जा सकता है। करा निम्नलिखित तथ्यों के संदर्भ में उत्तर दीजिए। अभियुक्त की पुत्री का विवाह 27/5/2007 के मृतक से हुआ था। 29/5/2007 को दुल्हन जहर के कारण गंभीर स्थिति में थी। उस दिन जब वह अस्पताल जा रहा था, रास्ते में सूचना मिली कि दुल्हन मर चुकी है तथा उसने मरने से पहले कथन किया कि उसके पति ने उसे जहर दिया था। मृतक के विरुद्ध धारा 498A एवं धारा 307 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया। पति जानता था कि उसकी पत्नी आत्महत्या का प्रयास की थी। कुछ दिनों के बाद अभियुक्त के अनुरोध पर चिकित्सीय परामर्श से उसकी अस्पताल से छुट्टी हो गई। वह अभियुक्त दुल्हन के पिता के घर आया था। दूसरे दिन पति का मृत शरीर अभियुक्त दुल्हन के पिता के घर से 30 किलोमीटर दूरी पर रेलवे ट्रैक पर पाई गई।
मृत शरीर पर घाव के निशान थे। वह 2 भागों में बटा था। अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज किया गया। अन्वेषण के पश्चात वे भारतीय दंड संहिता की धारा 306/34, 365/34 के अंतर्गत आरोपित किए गए। अभियोजन साक्ष्यों की परीक्षा की गई। उसके पश्चात 216 के अंतर्गत आवेदन दिया गया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अंतर्गत वैकल्पिक आरोप विरचित किया जाए। आरोप में परिवर्तन को अभियुक्त व्यक्ति की तरफ से इस आधार पर आपत्ति किया गया कि 26 गवाहों की परीक्षा किया जा चुका है तथा केवल 1 गवाह की परीक्षा नहीं हुई है। विचारण के पश्चात अभियुक्त व्यक्ति दोषी सिद्ध किए गए तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 एवं 364/34 के अंतर्गत दंडित किए गए। अभियुक्त अपीलार्थी की ओर से अपील में यह विकथित किया गया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोषसिद्धि का निर्णय इस आधार पर दूषित है क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 216 तथा 217 की प्रक्रिया नहीं अपनाई गई तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 364 के अंतर्गत दोषसिद्धि विशिष्ट परिवर्तन की अनुपस्थिति में अपेक्षित किया गया था। दंड प्रक्रिया संहिता में अंतर्विष्ट उपबंधों के संदर्भ में उक्त ए एवं बी पर अपनी राय अभिलिखित कीजिए। अपनी राय के समर्थन में कारण दीजिए तथा न्यायिक निर्णय को संदर्भित कीजिए। क्वेश्चन बहुत लंबा है, 5 मिनट लग गया क्वेश्चन को पढ़ने में। अब इसी से अंदाज़ा लगाइए कि जेएस में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह धारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 216, 217 पर आधारित है। साथ में धारा 464 पर भी ये आधारित है क्योंकि 464 में ये बात कहा गया है कि अपील या पुनरीक्षण न्यायालय किसी प्रकरण में अभिलिखित निष्कर्ष, दंडादेश या आदेश मात्र इस कारण अविधिमान नहीं होगा कि कोई आरोप विरचित नहीं किया गया था या आरोप में कोई त्रुटि थी या लोप या अनियमितता थी जब तक कि उसे वस्तुतः अन्याय न हुआ हो। तो जहां अन्याय की स्थिति आती है तभी कोई जो जजमेंट हुआ है, आर्डर हुआ है या कोई निर्णय हुआ है या आदेश हुआ है उसके दंडादेश को उल्टा जाएगा, अन्यथा ये माना जाएगा कि वो सही है। अब चूंकि इस मामले में जब देखा जाएगा धारा 217 को, तो ये कहा गया है कि 216 में कि कभी भी जजमेंट देने के पहले उसका अल्टर किया जा सकता है आरोप में। तो यहाँ तक तो पावर है विचारण न्यायालय को, अल्टर किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन उठाना कि एक साक्षी का गवाह रह गया है और इस स्टेज पर नहीं उठाया जा सकता, तो ये गलत है। न्यायालय स्वतंत्र है, उठा सकता है। लेकिन इसके साथ में जो धारा 217 है उसमें प्रक्रिया बताई गई है कि यदि जो अल्टर किया जाता है 216 के तहत तो फिर 217 में क्या किया जाएगा। तो उसको हम लोग बेयर में देख लेते हैं कि 217 में कहा क्या गया है। तो 217 में ये कहा गया है कि जब कभी विचारण प्रारंभ होने के पश्चात न्यायालय द्वारा आरोप परिवर्तित या परिवर्धित किया जाता है तब अभियोजक और अभियुक्त को किसी ऐसे साक्षी को जिसकी परीक्षा की जा चुकी है पुनः बुलाने की या पुनः समन करने की और उसकी ऐसे परिवर्तन या परिवर्धन के बारे में परीक्षा करने की अनुज्ञा दी जाएगी जब तक न्यायालय के ऐसे कारणों से जो लिखबद्ध किए जाएंगे यह विचार नहीं है कि यथास्थिति अभियोजक या अभियुक्त तंग करने के या विलंब करने के या न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के प्रयोजन से ऐसे साक्षी को पुनः बुलाना या उसकी पुनः परीक्षा करना चाहता है। इसका कह रहा है कि किसी अन्य ऐसे साक्षी को भी जिसे न्यायालय आवश्यक समझे बुलाने की अनुज्ञा दी जाएगी। तो अब इस क्वेश्चन में कहीं से ये नहीं कहा गया है कि मजिस्ट्रेट द्वारा इस तरीके की प्रक्रिया अपनाई गई थी। अगर इस तरीके की प्रक्रिया नहीं अपनाई गई थी तो कहीं ना कहीं से वो मामले को दूषित करता है, क्योंकि जब भी कोई अल्टर किया जाएगा तो धारा 217 का जो पालन है उसको किया जाएगा, क्योंकि ये सेल का प्रयोग किया कहा गया है। इसमें कह रहा है कि व्हेन एवर ए चार्ज इज अल्टर्ड आर एडेड टू बाय द कोर्ट आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल द प्रोसिक्यूशन एंड द एक्यूज्ड शैल बी अलाउड, यानी कि शैल बी अलाउड की बात कर रहा है, उनको अलाउ किया जाएगा परीक्षा करने के लिए, पुनः परीक्षा करने के लिए। और इस न्यायालय के द्वारा कहीं से भी इसमें
ये नहीं दिखा गया है कि उसने कारण दर्शित करते हुए इस प्रक्रिया का पालन किया है। अब चूंकि 216 में खुद ये बात कहा गया है कि यदि जो अल्टर किया जा रहा है उसमें दो बातें अगर जो नहीं है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो उसके जो अल्टर किया गया है उसमें अभियुक्त या तो भुलावे में पड़ गया है या उससे कोई ऐसी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, उससे जो है कहने में उसके जो उसके जो प्रक्रिया है उसमें किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, तो उस तरीके की या संभावना है, तो उसको कहीं ना कहीं से 217 का प्रक्रिया उसको अपनाना पड़ेगा। अब हम लोग 216 को देख लेते हैं। जब अल्टर किया जाता है तो क्या होता है, करें कोई भी न्यायालय निर्णय सुनाए जाने के पूर्व किसी समय किसी भी आरोप में परिवर्तन या परिवर्धन कर सकता है। दूसरा धारा कह रहा है कि ऐसा प्रत्येक परिवर्तन या परिवर्धन अभियुक्त को पढ़कर सुनाया और समझाया जाएगा। तीसरा कह रहा है कि यदि आरोप में किया गया परिवर्तन या परिवर्धन ऐसा है कि न्यायालय की राय में विचारण को तुरंत आगे चलाने से अभियुक्त पर अपनी प्रतिरक्षा करने में या अभियोजक पर मामले के संचालन में कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है, तो न्यायालय से परिवर्तन या परिवर्धन के पश्चात स्वाभाविकानुसार विचारण को ऐसे आगे चला सकता है मानो परिवर्तित या परिवर्धित आरोप ही मूल आरोप है। लेकिन जहां प्रभाव पड़ता है तो वहां उसको फिर से पुनः विचारण भी करना होगा। अब उपधारा 4 इसका कह रहा है कि यदि परिवर्तन या परिवर्धन ऐसा है कि न्यायालय की राय में विचारण को तुरंत आगे चलाने से इस बात की संभावना है कि अभियुक्त या अभियोजक पर पूर्वोक्त रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, तो न्यायालय या तो नए विचारण का निर्देश दे सकता है या विचारण को इतनी अवधि के लिए जितनी आवश्यक हो स्थगित कर सकता है। और उपधारा 5 कह रहा है कि यदि परिवर्तित या परिवर्धित आरोप में कथित अपराध ऐसा है जिसके अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी की आवश्यकता है, तो उस मामले में ऐसी मंजूरी प्राप्त किए बिना कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि उन्हीं तथ्यों के आधार पर जिन पर परिवर्तित या परिवर्धित आरोप आधारित है अभियोजन के लिए मंजूरी पहले ही प्राप्त नहीं कर ली जाती। इस तरीके से ये बात कही गई है 216 और 217 में। और 464 में जो बातें कही गई हैं वो यही कही गई कि तब तक नहीं पलटा जाएगा जब तक कि उसमें न्याय विफल होने की, फेल्योर ऑफ जस्टिस होने की संभावना नहीं है। तो यहाँ पे जो बातें कही गई हैं इसको अगर जो देखा जाए तो इसमें जो केस ला है वो केस है अनंत प्रकाश सिन्हा बना उर्फ अनंत सिन्हा बनाम हरियाणा राज्य का मामला है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि निर्णय सुनाने से पूर्व कोई भी न्यायालय किसी भी समय आरोप में परिवर्तन या परिवर्धन कर सकता है, किंतु विचारण धारा 216 के अंतर्गत कथित शर्तों के अधीन ही किया जा सकता है। यानी कि पुनः उसका विचारण होगा, जो पुनः परीक्षा किए जा चुके हैं साक्षी उनका पुनः फिर से परीक्षा कराया जाएगा। इस तरीके का मैंडेटरी है धारा 217 में। और इन सबों का अगर जो प्रयोग नहीं किया गया है तो कहीं ना कहीं से अपील न्यायालय उस मामले में फिर से या तो सुनवाई करने के लिए जो धारा 386 का मामला अपीलेट कोर्ट की जो शक्तियां हैं उसका प्रयोग कर सकता है, और उस मामले में जो जो उसको पावर है अपीलेट कोर्ट को वो पावर का इस्तेमाल कर सकता है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग पूर्ण कर सकते हैं। चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा, अब आगे के घातांक का अगले वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। जो भी मैंने कहा है, जिन जिन के सलाह का मैंने वर्णन किया है, जिन जिन धाराओं का मैंने वर्णन किया है, आप लोग इसको ज़रूर देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।